हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जा करके आप पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, डेली शाम को 7 बजे अब आपकी होया करेगी साइंस की क्लास। इसमें मैं डेली आपको वन लाइनर साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस से एडवाइज नहीं होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन और इसके आंसर्स आपको हैंड टू हैंड सामने ही दिखते रहेंगे। वो किस लिए? क्योंकि इसलिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके सामने ही है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने ही वाला है और आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी में अब 2 एग्ज़ाम कर दिए गए हैं, CBT 1 और CBT 2। देखिए दोस्तों, आज शाम को CBT 1 और CBT 2 को लेकर के एक चर्चा होने वाली है। जितने लोगों को लगता है कि CBT 1 और CBT 2 ये जो फैसला लिया गया है ये सही है, तो उनको यस लिखना है। और जितने बच्चों को लगता है कि CBT 1 और CBT 2 ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होना चाहिए था, उन बच्चों को कमेंट बॉक्स में नो लिखना है। यस और नो के हिसाब से, आपके परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट कदम क्या उठाना है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है यस और नो। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये साइंस के क्वेश्चन हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके प्रत्येक एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करते हुए आपकी ये प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो होता है डेली प्रैक्टिस प्लस के कंसेप्ट होता है। यहाँ से देखिए, अगर क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप, तो अब आपको इसमें यह भी बताया जाएगा कि एनिलिडा ग्रुप क्या होता है। और ये क्वेश्चन ही यही है कि इसमें कौन कौन से जंतु, कौन कौन से जीव आते हैं, उसका आंसर आपके सामने ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन आते हैं। सेम टू सेम और हूबहू क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन होगा, 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक जोंक और या केंचुआ। इस तरह से कोई आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन भी यही होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यही होगी। इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है और क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है कि किस ग्रुप में क्या आता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमने पहली बात करी कि एनिलिडा ग्रुप। आप लोगों को जब तक ये नहीं पता होगा कि एनिलिडा ग्रुप क्या होते हैं, तब तक आप इसको रटोगे कि एनिलिडा ग्रुप क्या होता है। तो जोंक और केंचुआ आते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से आते हैं तो मैं आपको बता दूं। जितने भी एनिलिडा ग्रुप में जीव या जंतु आते हैं दोस्तों, वो होते हैं एक लिंगी या फिर उभयलिंगी। 2 टाइप के इसमें जीव जंतु आते हैं, जिनको एक लिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपका उभयलिंगी। तो 2 प्रकार के आपके जीव आएंगे इसमें, और जिनका नाम है केंचुआ, जोंक, इस प्रकार के जितने भी होंगे वो आएंगे एनिलिडा ग्रुप में। अगला क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं कि दूसरे किस ग्रुप की बात की गई है। तो दूसरा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा ग्रुप, जिसको आप संघ आर्थ्रोपोडा भी बोलते हो। तो संघ आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? तो कौन से जंतु आते हैं? जिस प्रकार से तेलचट्टा हुआ, मच्छर हुआ, खटमल हुआ, मक्खी हुई। तो देखिए, आप पिछले में देख सकते हो जो ये थे एनिलिडा ग्रुप वाले, तो जोंक भी रेंग कर चलती है, केंचुआ भी रेंग कर चलता है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, आपको ये तो याद रहेगा नहीं कि एक लिंगी तथा उभयलिंगी, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। याद रखोगे तो कुछ भी याद रह सकता है, लेकिन अगर हमको ट्रिक से ही याद करना तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए, एनिलिडा से कहीं ना कहीं आपको साउंड आ रहा होगा एनाकोंडा। एनिलिडा, एनाकोंडा। तो एनाकोंडा क्या होता है? एनाकोंडा होता है एक स्नेक, बड़ा सा सांप होता है। और सांप कैसे चलता है? इस तरह से चलता है। और केंचुआ कैसे चलता है? केंचुआ भी इस तरह से चलता है, जोंक भी चिपक के चलती है। तो एनिलिडा ग्रुप, एनाकोंडा, और एनाकोंडा कैसे चलता है? रेंग रेंग कर। अब अगला कैसे याद करें? तो देखिए, संघ आर्थ्रोपोडा। अब संघ आर्थ्रोपोडा में कौन से जंतु हैं? तो आप देख सकते हो कि तिलचट्टा पैरों से भी चलता है और उड़ता भी है। मच्छर है, उड़ता भी है और चल भी सकता है। खटमल और मक्खी, चारों एक ही ग्रुप के हैं, ये उड़ते हैं। तो उड़ने वाले आर्थो यानी कि उड़ने वाले, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, संघ आर्थ्रोपोडा। अगला ग्रुप देख लेते हैं कि अगला ग्रुप कौन सा आता है। यकीन मानिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम हूबहू आपको ऐसे ही मिलने वाला है आपके एग्जाम में। बस आपको ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन क्या हमसे पूछता है।
और ये सारे के सारे अब आपके डेली साइंस के क्वेश्चन 50 के समथिंग क्वेश्चन में डेली आपको शाम को 7 बजे कराया करूँगा। सुबह को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और सुबह को 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। ये 2 क्लास आज आपकी नहीं हुई हैं। आज से आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, जो काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, क्लास अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगला आ जाता है, तीसरा ग्रुप आ जाता है हमारा मोलास्का ग्रुप। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जीव या कीट आते हैं? तो देखिए, घोंगा और सीपी। आपने देखा होगा घोंगा और सीपी देखी हुई नदी में, तो ये दोनों सेम सेम है, तो आप इसको मोलास्का से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका इकाइनोडर्मेटा। ये किस संघ इस संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा आप कैसे याद करोगे? तो देखिए, आपको इकाई इकाई क्या होती है? 1 इकाई, 10 की दहाई, यानी कि ये होती हैं आपकी गिनतियाँ। और तारा मछली और ब्रिटिश स्टार, स्टार मीन्स तारा होता है और तारों को आप रात में गिनते हो, और गिनने को आप क्या बोलते हो? इकाई, यानी कि उसकी गिनती करते हो, और इकाई भी गिनती ही होती है। तो इकाइनोडर्मेटा, इकाई से याद आ जाएगा आपको कि हम लोग रात में तारे गिनते हैं। और तारे कैसे गिनते हैं? 1 तारा, 2 तारा, 3 तारे, यानी कि उसकी काउंटिंग करते हैं। और यहाँ से भी तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, और स्टार मीन्स भी तारा होता है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। सब याद करने के लिए समझाया जा रहा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे याद करोगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है मनुष्य का पाचन। अब देखिए, पाचन तंत्र से आपका क्वेश्चन आ गया, तो पाचन में से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद कर लेना है। ये देखिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो देख लिए और आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपने देखा कि जो भी ग्रुप्स हैं, संघ आर्थ्रोपोडा हो या इकाइडर्मेटा हो, कोई सा भी ग्रुप हो, उसके आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं। पूरा ग्रुप देखना है कि किस ग्रुप के अंतर्गत क्या आता है, किस ग्रुप की क्या पहचान है, किस प्रकार के जीव जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र से। तो इस प्रकार से आपको पता है कि पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो पाचन तंत्र से सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ लेना है कि हमारा पाचन तंत्र से क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, यही कि नहीं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी रेलवे ने प्रीवियस ईयर अपने एग्जाम में पूछे हैं, कितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। हमारे पास 1 मंथ के आसपास टाइम है। 1 मंथ के हिसाब से हमारे 30 डेज बचते हैं, क्योंकि हमारा 23 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम है ग्रुप डी वाला। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो 30 से 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 1500 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आपकी नीड के हिसाब से, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दी जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन की मात्रा है वो संख्या आपके लिए और भी बढ़ा दी जाएगी। अगर अभी हम फिलहाल आपको 50 क्वेश्चन के लिए लेके आए हैं वीडियो, आगे अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं और आपकी हेल्प मिलती है तो सारे के सारे जो क्लासेज हैं आपके लिए हैं, तो हम 100 क्वेश्चन कर देंगे। आपको अगर लगता है कि 100 क्वेश्चन ज़्यादा है तो 70 कर देंगे, और 50 क्वेश्चन ही आपको सूटेबल लगते हैं तो 50 क्वेश्चन ही आपके लिए रहेंगे। ज़्यादा प्रेशर में आपकी ना ही पढ़ाई होगी, ना ही आपको ये क्वेश्चंस याद होंगे। तो उतना मटेरियल पढ़िए जितना आप, देखिए, उतना खाना चाहिए जितना पचा सको, उतना पढ़िए जितना आप याद कर सको। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उनको याद नहीं करते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखिए, सामान्य सी बात है कि मुख से होगा। जैसे ही आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आप खाने को चबाते हो, और जब खाना चबाते हो तो यानी कि खाने की पाचन प्रक्रिया स्टार्ट। उसको आपने छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दिया, और अगर आप बड़े बड़े पीसेज में डिवाइड करोगे तो आपके अंदर की जो मशीन्स हैं उनको ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा। जैसे आप मिक्सी के अंदर बड़े बड़े पीसेज डाल दोगे तो उसको देखिए थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी मशीन घूमने में, और उसी तरह से आपके जो अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी मशीन्स आपकी कार्य कर रही हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी बड़े बड़े सामान पचाने में, इसलिए आप उनको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करते हो। तो वो डिवाइड करने की प्रक्रिया ही आप पाचन में सहायता कर रहे हो, तो पाचन क्रिया के ही अंतर्गत आएगी। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम पाचन क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है और अंत कहाँ पर जाकर होता है। अंतिम रूप से पाचन
अंतिम रूप से आपका भोजन कहाँ जाकर पचता है। तो पाचन प्रक्रिया आप लोग पूरी पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हमारा पाचन प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेते हैं और कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ से अंत होता है। अगला क्वेश्चन है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो जब आप पूरा का पूरा ब्लड वाला चैप्टर पढ़ लोगे तब आपका क्लियर हो जाएगा कि ब्लड से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका अशुद्ध रक्त। देखिए शिराएं द्वारा, अगर हमको कोई बात समझाता है और हमें वो समझ नहीं आती तो वो कहाँ से जाती है, हमारे सिर से ऊपर से। और जब हमारे सिर के ऊपर से कोई बात गई तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ी, और जब हमारे पल्ले नहीं पड़ी वो हमारे किसी काम की नहीं। जब काम की नहीं तो वो तो बेकार चीज़ हो गई, और बेकार को ही अशुद्ध बोलते हैं। तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त। अब बात आ जाएगी आपके दिमाग में, फिर शुद्ध रक्त कहाँ बहता है। तो वो बहता है दोस्तों धमनियों में। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अब बात की जा रही है आपके विटामिन्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ आपका, अब कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब पढ़ना है आपको विटामिन। नोटबुक ले लीजिए, एक पेन उठा लीजिए, हैंड टू हैंड नोट करते रहिए। जितने भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। साइंस का पोर्शन आपको इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू ऐसा करा दूंगा कि साइंस के अगर आपसे 50 क्वेश्चन ला करके दे दिए गए तो आप उसमें 49 या 48 क्वेश्चन करके ही आओगे। बस जैसा जैसा बोल दूँ वैसा वैसा करते रहिए और विश्वास रखिए कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगा, जितने पॉइंट यहाँ पर समझाने लायक होंगे वो सारे के सारे आपको मैं समझा करके चलूँगा। बात की गई है जल में घुलनशील। जब जल में घुलनशील की बात की गई है तो जल में अघुलनशील भी होंगे। तो अघुलनशील कौन से होते हैं। देखिए घुलनशील हो गए आपके जो घुल जाएं, और अघुलनशील कौन से हो गए जो ना घुले। तो सबसे पहले बताता हूँ अघुलनशील को। तो ये आ जाते हैं आपके KEDA। तो KEDA से हमारी ट्रिक बन जाती है कीड़ा। और जैसे कि आप जानते हो कीड़ा क्या होता है, कीट जो होते हैं आपके छोटे छोटे जीव उनको कीड़े बोलते थे, जैसे कीड़े मकोड़े। तो अगर हम मान लीजिए कि हमने मकोड़ा उठा लिया या चींटी उठा ली और हम उसको पानी में डाल दें, तो अगर हमने उसको पानी में डाल दिया और पानी घुमा दिया तो क्या हमारी चींटी या मकोड़ा पानी में घुल जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो यानी कीड़ा हमारा पानी में नहीं घुलेगा। तो देखिए बाकी के कौन से विटामिन बचे, बी और सी। तो बी और सी घुल जाएंगे। जब ये वाले नहीं घुल रहे हैं तो ये वाले तो घुलेंगे। तो हमको सिर्फ याद रखने हैं अघुलनशील। अघुलनशील यानी कि जो घुलता नहीं है वो है हमारा कीड़ा। और जो बाकी के इससे अदर आपसे पूछता है, चाहे वो बी पूछ ले चाहे वो सी पूछ ले, तो ये घुल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम क्या कार्य करता है। तो देखिए रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है सोडियम। जल का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो सोडियम का कार्य क्या है, रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक और जल का संतुलित बनाए रखना सोडियम का कार्य है। अब आगे क्वेश्चन पूछ लेगा पोटेशियम का कार्य क्या है। देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, लेकिन आप बता तभी पाओगे जब आपको ये पता होंगे, और पता कब होंगे, जब आप इनको पढ़ लोगे। अब ये कोई आपका टॉपिक नहीं है कि आप इसको कहीं जा कर के टॉपिक में पढ़ो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से बच जाते हैं, आप लोग थ्योरी पढ़ते रहते हो, थ्योरी में से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ नहीं बनते। फिर आप बोलते हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो जो आप लोग बोलते हो जिनको आउट ऑफ सिलेबस, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे। तो ये क्लास किस चीज़ का इलाज है, तो ये क्लास उन सभी क्वेश्चंस के लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए। यकीन मानिए अगर आपने ये 1500 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो अगर आपके 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो 15 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, 25 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ओनली 15 क्वेश्चन। अब देखिए जीएस का पोर्शन जो होता है वहाँ आप सोचते हो कि अगर हमारा 25% भी जीएस का पोर्शन कवर हो जाता है, यानी कि 100 में से अगर आपके 25 मार्क्स भी आते हैं तब भी आप लोगों को ऐसा लगता है
कि 25 मार्क्स 100 में से अपने आप में एक अच्छा स्कोर कर लिया, और 30 वाले तो ये सोचते हैं कि हाँ हमने बहुत बेस्ट स्कोर किया। तो देखिए यदि आपके 25 में से 15 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं, तब आपके लिए कितना बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है ये आप लोग समझ ही सकते हो। लेकिन 23 को एग्ज़ाम है, तो कम से कम 15 डेट से आपको ये स्टार्ट करना है कि जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, और सारी की सारी पीडीएफ आपको एग्ज़ाम से पहले 2 बार रिवाइज करनी होंगी, तभी आप स्कोर कर पाओगे, अन्यथा आप लोग क्वेश्चंस भूल जाओगे। अक्सर ऐसा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। कहते हैं कि अगर लिखते रहो तो कॉपियाँ भी किताबें बन जाती हैं, यानी किताब की तरह ही हो जाती हैं। सब कुछ लिख देते हो लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो उसके लिए आपको पीडीएफ बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी पीडीएफ है। कोई आपको पैसा नहीं देना, कोई पे नहीं करना। तो जब आपको पे भी नहीं करना, तो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो इतना तो आप लोग अपने भविष्य के लिए कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया कब हो रही है, प्रतिक्रिया ऑक्सीजन नहीं, यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया हो रही है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया, और वो भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की ही प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पर आपकी मांसपेशियों के साथ है और यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ करके चलना है कि दोनों में क्या आपका अंतर दिया गया है। तो जब मांसपेशियों से प्रतिक्रिया होगी तब आपका लैक्टिक अम्ल बनेगा, और जब आपकी बैक्टीरिया के साथ प्रतिक्रिया होगी तब आपका इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब देखिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के है, अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की उपस्थिति से होगा। तो ध्यान आपको रखना है कि आपको इसमें अंतर कैसे करना है। यदि मांसपेशियों के साथ आपकी प्रतिक्रिया हुई है तब आपका लैक्टिक अम्ल बनेगा, और बैक्टीरिया के साथ प्रतिक्रिया हुई है तब आपका इथाइल अल्कोहल बनेगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो आसान सी लैंग्वेज में। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो आप उसमें मांसपेशियों के बारे में पढ़ोगे, और लैक्टिक अम्ल के बारे में पढ़ोगे, और ग्लूकोज के भी बारे में पढ़ोगे। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको लैक्टिक अम्ल, मांसपेशियाँ, ये सब सुने सुने से शब्द और आसान से शब्द। और देखिए बैक्टीरिया इंग्लिश जैसा शब्द लग रहा है, थोड़ा हार्ड। यीस्ट ये भी हार्ड लग रहा है। तो इथाइल अल्कोहल भी आपको थोड़ा साइंस लैंग्वेज जैसा लगेगा, और ये आपको नॉर्मल हिंदी जैसे लगेंगे। तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हो कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया के साथ इथाइल अल्कोहल, मांसपेशियों के साथ लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैंने बोला था कि अगला ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूछा जा सकता है, और पूछ ही लिया गया है कि ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, यानी कि CO2 प्लस आपका जल बन जाएगा, यानी कि H2O। तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा जब ऑक्सीजन होगी। और आपको पता ही है दोस्तों कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका पानी का निर्माण होता है। तो ये तो आप फट से समझ सकते हो। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर देखिए आग भी नहीं लगती है। तो इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर जो भी है मुझे नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता होगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। एनिलिडा, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो आपका पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपने क्या बताया था, फटाफट से आप अपना आंसर कर लीजिए। पीछे आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि हाँ हमने कितना समझ के चला, तो क्या हमारी ट्रिक लगी थी। तो देखिए एनिलिडा से हमने एनाकोंडा याद किया था, और एनाकोंडा के जैसे चलता है। केंचुआ भी एनाकोंडा की तरह होता है, सांप की तरह होता है, सांप की तरह चलता है। एनिलिडा में आ गया केंचुआ, और केंचुए के साथ थी हमारी जोंक। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन एनिलिडा से क्या पूछा गया है कि उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। अब देखिए आपका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, जो उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। अब जो एनिलिडा ग्रुप के हैं उनका उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया।
अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि एनिलिडा जो ग्रुप होते हैं, एनिलिडा ग्रुप के हमारे होते हैं एक लिंगी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दूसरा उभय लिंगी होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। तो दोस्तों ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी थी, और ये बता दिया था कि केंचुआ होता है और जोंक होती है। तीसरा क्वेश्चन एनिलिडा ग्रुप से ही बन गया आपका कि नेफ्रिडिया, जो इनके उत्सर्जन और उत्सर्जी अंग होते हैं वो होते हैं नेफ्रिडिया। तो चलिए एक बार पीछे जा कर के मैं आपको बाकी के दो भी समझा देता हूँ, क्योंकि वो भी समझाने ज़रूरी हैं कि अगर हम आर्थ्रोपोडा ग्रुप की बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, किस तरह से आप इनको पहचान सकते हो। तो देखिए इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, क्लास में लास्ट तक जुड़े रहना, पता नहीं कहाँ कौन सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आया तो मुझे ध्यान आया कि मैं थोड़ा सा और भी आपके लिए समझा सकता हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए आर्थ्रोपोडा ग्रुप को कैसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें जो भी होते हैं कीट सम्मिलित होते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन होते हैं? कीट होते हैं। और ये क्या है? ये सारे के सारे आपके कीट ही हैं। दूसरी पहचान क्या क्या होगी कि जो इनका शरीर होगा, अगर हम इनके शरीर की बनावट की बात करें तो शरीर में इनका सर होता है, यानी कि जो हेड होता है, सिर होता है, बक्स होता है, उदर होता है। तो इन तीन पार्ट्स में इनका शरीर बटा हुआ होता है। आप देख सकते हो कि मच्छर के सिर भी होता है, बक्स भी होता है यानी कि बीच वाला पोर्शन, और बाकी इसका उदर भी होता है। अगर हम बात करें मोलास्का ग्रुप की, अगर हम मोलास्का ग्रुप की बात करें तो देखिए मोलास्का ग्रुप ये जो है ये अधिकांश, इसके अधिकांश सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। जो इसके अधिकांश सदस्य होते हैं वो होते हैं समुद्री। लेकिन अगर बात करें नॉर्मली बात समुद्री, लेकिन टोटली बात करें तो कुछ इसके स्वच्छ जल और स्थल में भी पाए जाते हैं। देखिए समुद्र का जल स्वच्छ ही हो गया, और दूसरा कहाँ हो गए? स्थल। तो ये जल और स्थल दोनों जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन स्वच्छ जगह। अगर बात करें तो ये एकलिंगी और द्विलिंगी होते हैं। जो आपके एनिलिडा थे वो एकलिंगी और उभयलिंगी थे, लेकिन ये आपके एकलिंगी और द्विलिंगी होते हैं। अगर इनके उत्सर्जन की बात करें कि हमने एनिलिडा ग्रुप का उत्सर्जन देख लिया था, लेकिन यदि हम मोलस्का ग्रुप के उत्सर्जन की बात करें तो इनका उत्सर्जन होता है दोस्तों किडनी द्वारा। हिंदी में अगर आपसे बोल दिया जाए तो इसको बोलते हैं वृक्क। वृक्क द्वारा इनका उत्सर्जन होता है। अगर हम इनके प्रजनन की बात करें तो प्रजनन होता है अलैंगिक विधि द्वारा। चलते हैं अपने फिर से अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो हमने क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच मान से एक क्वेश्चन आपको 110% यकीन मान लीजिए कि पीएच मान से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। पीएच मान को आपको किसी भी परिस्थिति में छोड़ करके नहीं जाना है, पीएच मान को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उनको आपको क्लियर ज़रूर करना है यदि आप अपना एग्ज़ाम सुपर डुपर करना चाहते हो तो। अब देखिए एग्ज़ाम्स को सिर्फ पास करने से मतलब नहीं बनता है कि हमको सिर्फ पास करना है। यदि आप पास लेकर के चलोगे, पासिंग मार्क्स, तब आपका पास भी नहीं होता है। यदि आप रैंक के बारे में सोच के चलोगे तो ये रैंक आए ना आए, लेकिन आप पेपर पास 100% कर लोगे, नंबर ज़रूर आ जाएगा आपका। तो आपको क्या लेकर के चलना है? रैंक। और रैंक लाने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि एक नंबर का क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा। ये सोचना है कि ये एक नंबर भी कैसे गेन किया जा सकता है। उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं। बहिस्रावी और अंतःस्रावी किस प्रकार की ग्रंथि में होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों अग्न्याशय में। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस ग्रंथि में होते हैं? अग्न्याशय में। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिनको आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोल देते हो, तो किस अन्य ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसको ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से पूछ लिया गया है। तो फिजिक्स भी आपका यहीं से क्लियर होगा। बायोलॉजी, साइंस, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे आपके
आ जाते हैं। और इस क्लास को हमने साइंस ही बोला गया है क्योंकि साइंस का आपका ग्रुप डी में अलग से सिलेबस ओपन करके रखा है। अगर अब बात करें हम दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो उसमें भी आपकी साइंस पूछी जाती है। अगर हम बात करें IARI की, तो वो तो एग्रीकल्चर वाला है, तो साइंस उसमें भी आवश्यक पूछी जाएगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी साइंस पूछी जाएगी, आपके लेखपाल में भी साइंस पूछी जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो साइंस सभी में आती है, किसी में अलग से दे दिया जाता है ओपन करके, किसी में नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग इस तरह से होता है, जब आप इसको खींचते हो तो इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, और जब ये फिर से वापस लौट के इस स्थिति में आता है तब कहलाता है वापस लौटने के लिए लंबाई पर वापस लौटने के लिए प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कंपोस्ट। जो लोग एग्रीकल्चर से हैं तो उनको पता चल जाएगा कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है आपका अपसादी चट्टानों में। क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे, तो बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम गैस। आपसे पूछ लेगा कि जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? एक हो जाएगी आपकी हीलियम। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके जो समुद्र के अंदर गोताखोर जाते हैं वो किस किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हिलियम और आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो DDT, जिसको गांव की भाषा में DT बोलते हैं, तो DT कीटनाशी जो दीमक को भगाने के लिए होती है। जिस ज़मीन में, जिस मिट्टी में आपके कीटनाशी यानी कि दीमक लगी हुई होती है, वहाँ पर आप DDT का प्रयोग करते हो, तो वही DT है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं बार बार से क्वेश्चन नंबर की याद आती है, कल से यहाँ पर नंबर ही लगाने पड़ेंगे। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बात की गई है इथेनॉल की, तो अगर इसका अत्यधिक सेवन किया जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका यकृत। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो सभी अम्लों में मुख्यतः कौन सा पाया जाता है पदार्थ? हाइड्रोजन, जिसको आप लोग H2 भी बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? अगर आग लग जाती है बाई चांस, मान लीजिए किसी घर में आग लग गई, तो सबसे पहले कपड़े जल जाते हैं एकदम, आदमी बाद में जलता है, उसके वस्त्र उससे पहले जलते हैं। तो जो वस्त्र कम जलते हैं यानी कि जिनके जलने की संभावना कम होती है, अगर आग लगती है तो बहुत धीरे 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 धीरे, और अगर अलग टाइप के कपड़े होते तो एकदम से फैल जाती है। तो ये होते हैं दोस्तों सूती वस्त्र। आप बोरी को जला करके देखोगे तो बोरी बहुत धीरे 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 जलेगी। पहली बात, आग मुश्किल से लगती है और बहुत स्लो स्पीड से चलती है। उसी प्रकार से सूती वस्त्र में भी आग फैलने की सबसे कम संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बताइए, यानी कि आयरन। देखिए आपने बोला होगा लोहे का, आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आया होगा जितना आयरन से। आयरन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, आयरन की मात्रा उसमें सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके, किसके साथ मिला करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है इथाइल एल्कोहल के साथ मिला करके। अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो देखिए आपने देखा होगा जब जिम मारते हैं या रेस लगाते हैं तो वो किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। तो देखिए जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप आसान क्वेश्चन जल्दी गलत करते हो, और जो
अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़ते हो, इसलिए आप उसको सही भी कराते हो। और जो आसान से होते हैं तो आप तो देख करके बस हाँ अब तो उड़ा देंगे, ये वाली जो फीलिंग होती है ना बस वही ले करके बैठ जाती है। तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, ज़्यादा उतावला भी नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से ही करना है। क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? अगर ओजोन परत नहीं होती तब क्या होता? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। देखिए आवरण यानी कि ढका हुआ, यानी घेरा आप इसको मान सकते हो। तो ये हमारी एक रक्षा कवच है पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए। अगर पराबैंगनी किरणों की थोड़ी सी भी झलक अगर शरीर पर पड़ जाती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी, चर्म रोग वगैरह, ये बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। तो देखिए पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए हमारी ओजोन परत है। ओजोन परत की मोटाई भी आप लोगों से पूछ लेगा, तो ओजोन परत की मोटाई भी आप लोगों को देख लेनी है। अगले क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करेंगे कि आंत ज्वर। अगर आपसे आंत ज्वर पूछ लिया जाए तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपको बोलेगा टाइफाइड तो आपको समझ आएगा ओह बुखार की बात की जा रही है। कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि, तो दवाई बताइए कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः कौन सी दवाई का प्रयोग करें। तो आज आप बनने वाले हो डॉक्टर, टाइफाइड के लिए फटाफट से दवाई दे देना, क्लोरोमाइसिटीन। कौन सी दवाई है टाइफाइड के लिए? क्लोरोमाइसिटीन। अगला क्वेश्चन है, गैस की लो। जो गैस की लो होती है, इस तरह से गैस जलती है, तो ये वाली जो लो होती है, तो लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस जलती है तो उसकी लो का सबसे गर्म हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। गर्म हिस्से में ज्योतिहीन क्षेत्र कैसे? कि उसमें ज्योति नहीं होती है, प्रकाश नहीं होगा, नॉन ल्यूमिनियस जोन भी उसको बोल देते हैं इंग्लिश में। तो आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके आपसे मम्मी से पूछ सकते हो कि सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है, तो पता नहीं होगा तब आप बताना ज्योतिहीन क्षेत्र। नाम बिल्कुल विपरीत है, अगर पता नहीं होगा तो कभी भी आप इसको टिक करके नहीं आओगे। अगला क्वेश्चन, सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोने के जो बिस्किट्स होते हैं वो कितने कैरेट के बने होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि शनिवार किसका अयस्क है? तो ये आप सभी को पता है, पारे का अयस्क शनिवार। अगला क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है तो वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो जब लाल अस्थि मज्जा है तो लाल रक्त कणिकाओं का होगा, जिसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियां होती हैं 33। कितनी होती हैं कशेरुक दंड में हड्डियां? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, हिंदी भी ध्यान रखनी है और इंग्लिश में भी सेम सेम ही है, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। यहाँ पर भी बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, बस सिर्फ उच्चारण हिंदी में है, नाम इसका साइंस और इंग्लिश वाला ही है, मिक्सचर। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो जो एथलीट फुट नामक, ये एथलीट प्लेयर नहीं है, ये रोग का नाम है एथलीट फुट, जो कि पैर में होता होगा। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दमा, अस्थमा, जिसको आप सभी लोग जानते हो, खांसी जो होती है उसको ही अस्थमा भी बोला जाता है, जो बैड कंडीशन हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम, दमा, अस्थमा, ये भी कवक के द्वारा होती है। आपको बुखार भी याद कर लेना है कि किस बीमारी किस चीज़ से होती है, किस अंग को प्रभावित करती है, ये चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है। ये मैं करा दूंगा आप लोगों को कि कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है फाइलेरिया नामक रोग कृमि से। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है, जब वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो सूत्र कणिका को अन्य माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र कणिका
माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आता है आवृतबीजी, जिसको एंगी ऑर्पनर्स भी बोलते हैं। एंगी ऑर्पनर्स। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। अगर यहाँ पर आपसे ऑप्शन में बांस दे दिया जाता तो आपको लगता कि वन की ज्वाला यानी कि वन में आग लगती है, तो वन में आग लगती है बांस के द्वारा, तो फटाक से आप बांस लगा देते। कभी भी आपके दिमाग में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट से ये नहीं आता कि ऐसे पेड़ होंगे जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। देखिए, पतझड़ की बात की जा रही है, पतझड़ में लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पहले पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक शैवाल। लाइकेन की बात की जा रही है, जो दो जीवधारियों का साहचर्य समझा जाता है, शैवाल और कवक शैवाल का। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये भी आपका शैवाल से प्राप्त होता है। बहुत इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन आपके लिए आ गए हैं। अब लगा होगा आपको थोड़ा सा हार्ड। अब तक आपको बहुत इजी सा फील हो रहा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, हार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग होती है दोस्तों पुष्पकली से प्राप्त। और लास्ट में आपका फिर से एक आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, मेहनत की गई है आपके लिए क्वेश्चन ढूंढने में, क्वेश्चन लेकर के आने में, क्योंकि सारे के सारे ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं। पीडीएफ बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर पीडीएफ बनाना है, फिर वीडियो भी बनानी है, आपके लिए अपलोड भी करनी है। और जियो में आजकल ऐसी स्पीड है कि बस पूछो ही मत। तो वीडियो लाइक करने में आपका कितना टाइम लगता है? जाना है क्लास को पढ़ने के बाद, उसके बाद भी आप जाते जाते लाइक करके जा सकते हो। आपकी लाइक से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट सबसे बड़ा ये है, मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली है लाइक से। बेनिफिट ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ इतने बच्चों को पसंद आ रहा है और इतना अच्छा कंटेंट उनको लगा जो वो वीडियो को लाइक करके गए। तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शेयर नहीं करते हो, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि किसी का भला करोगे तभी आपका भला होगा, दूसरे की टाइम खींचने से कुछ नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तभी तो आप क्लासेज अटेंड करोगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो नीचे आपको रेड बटन दिखेगा, आप उसको प्रेस करके देखना, कलर चेंज करता है वो बटन, वो वाइट हो जाएगा आपके प्रेस करते ही। यकीन नहीं है तो मैजिकल वर्ड को आप एक बार टच करके देखिए। तो फटाफट से चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।